नमस्कार साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक एंड इन्फॉर्मेशन हब पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी पे एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगी या वो अपनी जॉब सुरक्षा कैसे पोर्टल पे अप्लाई करेंगी। तो सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे हमने सिर्फ यही लिखना है, जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉगिन। सबसे पहला चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, secureemployee.csharyana.gov.in। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन होगा। ऐसा पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है और आपने ध्यान रखना है कि ऊपर एम्प्लॉय पे ब्लू लेबल आया हुआ हो। और मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद इसमें ये आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें ओटीपी फिल करने के बाद आपको ये न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद फिर ये आपकी आईडी पासवर्ड से भी खुलेगी, विदाउट ओटीपी हो जाएगी। फिर ये पासवर्ड से खुलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप ओटीपी इसमें भरते हो तो ये ऑटोमेटिक आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिखा देगा। एम्प्लॉय आईडी दिखाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एम्प्लॉयर का नाम दिखाएगा, एम्प्लॉय का नाम दिखाएगा, आपका नाम और जन्म तिथि दिखाएगा, पिता का नाम दिखाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इन्होंने डेटा में पूछा गया है कि आपकी ज्वाइनिंग कब की थी, तो वो ज्वाइनिंग आपने यहाँ पे डाल देनी है। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें सिर्फ कर्मचारी जो 2000 अगस्त 2019 से सॉरी सितंबर 2019 पहले से लगे हुए थे, यानी कि जो 2019 में कार्यरत कर्मचारी हैं सिर्फ उनका ही सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। यानी कि अगस्त 2019 तक के एम्प्लॉय इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालने के बाद आपने प्रथम नियुक्ति सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम इसमें डालना है। एजेंसी का नाम इसमें आप अपना विभाग का नाम डाल सकते हैं। इसमें अपने विभाग का नाम आने के बाद नेक्स्ट जो कॉलम आएगा इसमें आपने अपॉइंटमेंट सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, जो भी आपके विभाग का कॉन्टैक्ट नंबर हो। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे संस्कारी संस्थान का नाम लिख देना है। जो भी आपके संस्कारी संस्थान का नाम है या विभाग का नाम है वो यहाँ पे अपने सेम लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है। जैसे मान लो आप बेलदार हो तो बेलदार आ जाएगा, चौकीदार हो तो चौकीदार आ जाएगा, असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन फिल कर देनी है। इसके बाद करंट इनिशियल अपॉइंटमेंट में भी और करंट में भी आपका सेम डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। और आपका डेजिग्नेशन ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट और प्रेजेंटली हेल्ड अपॉइंटमेंट यहाँ पे, यानी कि वर्तमान में जो आप किस पद पर कार्यरत हो। अगर सेम पद पर कार्यरत हो सेम पद पर ही आपने इसमें फिल करना है। अदरवाइज आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। अगर आप मान लो चौकीदार से डाटा एंट्री ऑपरेटर या कुछ भी आप पोस्ट आपने इसमें प्रदान की है या मिली है आपको, वो इसमें आपने फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया था दोस्तों एक्सपीरियंस का। जो भी मेरा दोस्त 2019 से आपको जितने भी आपकी ये यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आएगा वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आएगा। जैसे मान लो आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2019 से है, तो 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी दिसंबर 2019 आ गया, ये 1 साल का डेटा आ गया। फिर 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, इसमें आपने जो आप पहला डेटा फिल करोगे उसमें सिर्फ आपको एक बार ही डिपार्टमेंट का नाम, आपका पोस्ट का नाम ऐड करना है उसमें। और जिनके पास सैलरी पहले कैश में प्रदान हो रही थी तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कैश का, वो कैश सिलेक्ट करके आपने उसको आगे फिल कर देना है। और रेम्यूनरेशन डेज का पूछेगा, यानी कि आपको कितने दिन का मानदेय मिला था, तो वहाँ पे आपने 365 दिन का मानदेय सिलेक्ट करके फिल करके आपको इसमें नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इसका सैंपल दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे
अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अपडेट करेंगी। सबसे पहले आपने पार्ट 1 पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक इसमें ड्यूरेशन दिखा दी गई है और समय अवधि 365 दिन आ गई है। और बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए, डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सिरसा। जॉब रोल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए अपना, अपने आप यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आप मान लो बेलदार हो तो बेलदार टाइप कीजिए, चौकीदार हो तो चौकीदार आप टाइप करेंगे तो चौकीदार यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मोड ऑफ एंगेजमेंट में अगर आपके पास कैश सैलरी आती तो कैश सिलेक्ट कीजिए। अगर बैंक में आपको सैलरी मिलती तो बैंक सिलेक्ट कीजिए और बैंक सिलेक्ट करोगे तो आपको बैंक की डिटेल भी इसमें भरनी पड़ेगी और वो स्टेटमेंट भी इसमें अपलोड आपको करनी पड़ेगी। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपने अपना संबंधित डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आपने डाल देना है। और नंबर ऑफ डेज रेम्यूनरेशन रिसीव, यानी कि जितने दिन में आपकी प्रश्न आपको मानदेय प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे आपने अपने यहाँ पे डाल देना है। अगर आप मान लो आपको 365 दिन है तो 365 यहाँ आप पे टाइप कर दीजिए। और मंथली रेम्यूनरेशन यानी कि जितनी आपको मासिक सैलरी मिलती थी वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे कैश, मोस्टली सभी को कैश मिली थी तो सभी यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे। अगर जिसको बैंक में मिली थी तो बैंक की डिटेल यहाँ पे आपने भरनी पड़ेगी और बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। और एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर सिर्फ एक बार अपलोड कर देना है और ऐड सर्विस रिकॉर्ड कर देना है। ऐड सर्विस रिकॉर्ड करने के बाद ऊपर आपको ग्रीन टिक में लिखा आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आने के बाद इसमें आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद आपका जो यहाँ पे जो एक बार एक्सपीरियंस अपलोड हो चुका है वो आपको बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो साइमल्टेनियसली साथ आपके मान लो जो 9 वर्ष का एक्सपीरियंस आपने अपडेट करना है वहाँ पर वो आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा और ऑलरेडी आपकी डिटेल अपलोड करी हुई मिलेगी। हर एक साल का डाटा आपने यहाँ पे अपलोड करना है और बैंक स्टेटमेंट या सैलरी प्रूफ आपने यहाँ पे अपलोड करते जाना है। और जो आपकी डिटेल आपने फर्स्ट टाइम में भरी थी वो इसके साथ साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, दोबारा आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 साल आपने कंप्लीट किए तो यहाँ पे 11 साल की ड्यूरेशन आ जाएगी और आपकी जो पोस्ट थी वो यहाँ लिखी आएगी। किसी की 10 साल की है तो 10 साल की आएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का होगा। इसमें आपने कहना है आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद फैमिली आईडी पे यस कीजिए। फैमिली आईडी नंबर डाल दीजिए। अपना नाम फैमिली आईडी से सिलेक्ट कीजिए। फैमिली आईडी में नाम सिलेक्ट करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे भरने के बाद इसको पीपीपी वेरीफाई कर दीजिए, यानी कि आपकी फैमिली आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपने सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो मेन जो 7-8 पीडीएफ आपने इसमें तैयार रखनी है फोन में, पहले से ही अपने फोन में सेव करके रखें। और 500 केबी तक उनका साइज होना चाहिए। 500 केबी से अधिकतम साइज इसमें मान्य नहीं होगा और ये अपलोड नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपने ये जो पहला ऑप्शन है इसको नो कर देना है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया कि क्या आपने ऐसे व्यक्ति से विवाह किए जिसकी पति पत्नी जीवित है, तो यहाँ पे आप नो कीजिए। यदि आपकी पति पत्नी जीवित है तो इस पे आपने अन्य व्यक्ति से विवाह किया तो नो कीजिए। और अगर मान लो आप HKRN से तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर आप DC रेट से तो आप ये नो कीजिए। अब आपने देखिए यहाँ पर ये जो सैलरी स्लिप मांग रहा है वो अगस्त 2024 से पहले की मांग रहा है, मतलब यहाँ पर जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप अपलोड होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड होगा, आधार कार्ड अपलोड होगा और HKRN का ऑफर लेटर अपलोड होगा, पैन कार्ड अपलोड होगा और आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगी। तो ये सारी चीजें आपने पहले PDF बना के रखनी है ताकि आपको बार बार दिक्कत ना आए। ये SDF का फॉर्मेट है जो आपको पॉलिसी में मिल जाएगा। ये पॉलिसी वाला प्रिंट आप ले सकते हैं। पॉलिसी में इसमें प्रिंट आउट करके और इसको फिल करके आपने वहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये 7 PDF आपने तैयार रखनी है। सैलरी स्लिप्स की एक तो आपने PDF तैयार रखनी है और ये 5 PDF आपने बिल्कुल तैयार रखनी है और एक फोटो आपने तैयार रखनी है। ये 5 PDF कौन कौन सी है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है,
ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, इसकी पीडीएफ बना के रखिए। आधार कार्ड है, इसकी पीडीएफ बना के रखिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी करके उसके साइन करके अपलोड होगा। पैन कार्ड की भी ऐसे ही आप अपलोड कीजिए और ऑफर लेटर की पीडीएफ बना के रख लीजिए। एक फोटो आप अपने पासपोर्ट साइज बना के फोन में तैयार रखनी है ये चीजें, या जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपकी ये चीजें तैयार रखनी है। उसके बाद आपकी सभी चीजें आपने एक बार क्रॉस चेक करनी, वेरीफाई करने के बाद आपकी लाइव फोटो यहाँ पे होगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो कैमरा ओपन हो जाएगा और एक ब्लू बॉक्स आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। वो आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर लेगा। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करना है उस फॉर्म को। प्रिंट करने के बाद लास्ट पेज पे आपके साइन होंगे। साइन होने के बाद वो आपने नीचे पेई कोड का पूछेगा। अगर आपका पेई कोड है तो भर दीजिए, नहीं है तो वहाँ पे डैश लगा के साइन करके इसको अपलोड करना होगा। और एम्प्लॉय कोड भरेगा तो एम्प्लॉय कोड आपको उसमें भर देना है, लिख देना है। ये फॉर्म अपलोड करने के बाद आप अपलोड करने से पहले आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो इसमें आपको मेनली मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आपको पीडीएफ पहले तैयार रखनी होगी। इससे आपका जो ये प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अगर आप पीडीएफ पहले तैयार नहीं रखते हो तो आपका ये प्रोसेस टाइम कंज्यूम हो जाएगा और इसमें आपका सेशन आउट होने की संभावना बन सकती है, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। और अगर आप ज़्यादा बार अप्लाई कर रहे हो यानी कि आपका सेशन आउट होता जा रहा है तो मैक्सिमम आपको 5 बार इसका ओटीपी आएगा। फिर आपको हो सकता है कि टेक्निकल इश्यू हो जाए। इसलिए आपको मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि आपकी अब पीडीएफ बिल्कुल तैयार रखें और जो पीडीएफ है वो 500 केबी के साइज के विद इन होने चाहिए, यानी कि 500 केबी तक का उसका साइज हो ताकि ये इजीली अपलोड हो जाए और इसमें कोई दिक्कत ना आए। सबमिट करने के बाद ये आपका फॉर्म डीडीओ के पास, संबंधित डीडीओ के पास जाएगा। डीडीओ अप्रूव करेगा, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर इसमें जनरेट हो जाएगा। उसमें आप अपना इंक्रीमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह सब देख सकते हैं। धन्यवाद जी। हमारे चैनल टेक एंड इन्फॉर्मेशन हब से जुड़े रहिए। जॉब सिक्योरिटी के बारे में आपको और भी अपडेट इससे दी जाएगी। धन्यवाद जी।